हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ए आर स्टडी क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं एडवांस स्टील डिजाइनिंग। और प्रीवियस लेक्चर में हमने रिविट के बारे में पूरा पढ़ा था। और हालांकि डिजाइनिंग जो होता है रिविट और बोल्ट का सेम ही होता है, ठीक, कोई डिफरेंस नहीं होता। जैसे अगर बोल जाए जैसे फिक्स कैसे किया जाता है, पिच क्या होता है, गेज क्या होता है, वो सब दोनों चीज़ें सेम होती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो जो डिजाइनिंग होता है वो दोनों का सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं रहता। जो वहाँ डिफरेंस है वो मैं थ्योरी थ्योरी लिखवाते चल जा रहा हूँ, ठीक। अभी जब डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट आएगा तो वो दोनों सेम रहेगा, ठीक। चलो, तो आज स्टार्ट करते हैं बोल्टेड कनेक्शन, ठीक। तो सबसे समझते हैं पहले कि बोल्ट हमारा क्या होता है। तो बोल्ट को हम बोलते हैं एक प्रकार का मेटेलिक पिन बोला जाता है, जिसके मतलब जिसका आपने देखा होगा हेक्सागोनल या सर्कुलर इसका शेप होता है ऊपर, जिसमें क्या हमारे थ्रेड्स बने होते हैं। आप सबने बोल्ट देखा होगा, ठीक। रुको मैं इमेज लाया हूँ दिखा दूं। देखो ये आपका बोल्ट है। अब देखो इसमें क्या थ्रेडेड ऐसे शेप कटे हुए हैं। ये बोल्ट होता है, सॉरी ये नट होता है आपका, ये बोल्ट होता है जिसमें आपके बोल्ट में क्या पूरा ये हेक्सागोनल शेप है। ये सर्कुलर भी होता है, दिखाऊं। देखो इसको टर्न बोल्ट बोला जाता है। अब जब हम टाइप पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी सब ईमेल लाया हूँ, ये से टर्न बोल्ट बोला जाता है। ये सारे डायमेंशन दिए, ये सब मैं ऐड कर दूंगा पीडीएफ में, ठीक। तो ये आपका बोल्ट होता है, आप सबने देखा होगा। तो बोल्ट को क्या मैंने बोला, बोल्ट एक मैकेनिकल, रुको, मेटेलिक पिन बोला जाता है, जिसमें आपका क्या हेक्सागोनल या सर्कुलर आपके इसका हेड होता है, जिसमें थ्रेड्स कटे होते हैं। और यहाँ पर इसको सैंक बोला जाता है। देखो इस वाले पार्ट को सैंक बोला जाता है। तो किस प्रकार आप डिफाइन करेंगे आप, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि बोल्ट इज डिफाइंड एज द मेटेलिक पिन, ठीक। मेटेलिक पिन, जहां पर इसका हेड क्या होता है, वेयर हेड इज आपका या तो हेक्सागोनल हो सकता है या तो सर्कुलर शेप, सर्कुलर और हेक्सागोनल शेप, हेक्सागोनल, ठीक। और इसमें क्या होता है, एंड में थ्रेडेड कटे होते हैं, एंड हैज थ्रेडेड 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 लेंथ एट द एंड, ठीक। एट द एंड में आपका इसका थ्रेड कटा होता है। अब यहाँ इमेज बना लेना, मैं इमेज नहीं बना रहा हूँ, अभी टाइम वेस्ट होगा फालतू का, ठीक। तो यहाँ इमेज बना लेना किसको थ्रेडेड लेंथ बोलते हैं। एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ उसमें। देखो ये आपका पूरा बोल्ट है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक बोलते हैं इसको थ्रेडेड लेंथ। और यहाँ से देखो लिखा है थ्रेडेड लेंथ बोला जाता है। अब पूरी लेंथ को नॉमिनल लेंथ बोला जाता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये पूरा है, जहाँ पर मतलब कोई थ्रेड नहीं कटा हुआ है, इसे बोला जाता है ग्रिप लेंथ। और जो ये पूरा मतलब ये वाले लेंथ को बोला जाता है सैंक लेंथ। मतलब यहाँ से ये वाला जो पोर्ट है इसे रन आउट अगर ना लिया जाए तो बोला जाता है सैंक लेंथ, ठीक। यहाँ ये रेडियस में से कुछ मुड़ा होता है तो यहाँ रेडियस इसलिए दिखाया गया है, ठीक। ऐसे मतलब जब देखे होंगे अगर ध्यान से तो हल्का सा ऐसे रेडियस होता है, इसलिए यहाँ रेडियस लिखा है, ठीक। चलो तो समझ में आया ना। ये आप लोग बना लीजिएगा डायग्राम, अभी बनाऊंगा टाइम वेस्ट होगा, ठीक। चलो मैं ऐड कर दूंगा उस पीडीएफ में, ठीक। तो सब लोग बना लेना। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ बोल्ट, कितने प्रकार के बोल्ट्स आपका यूज होता है। तो मेनली आपका जो बोल्ट होता है वो तीन ही प्रकार का होता है, ठीक। कौन कौन सा, आपका पहला आता है ब्लैक बोल्ट। उसके बाद आपका आता है जो मैंने सेकंड बोला था टर्न बोल्ट। फिर एक आता है एच वाई एस डी बोलो, HSFG बोल्ट, मतलब हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, इसका फुल फॉर्म है, ठीक। तो कौन सा बोला मैंने, तीन प्रकार बोला। पहला बोला मैंने क्या, ब्लैक बोल्ट। अब ब्लैक को बोला जाता है, इसमें फिनिशिंग नहीं रहती इसीलिए, और इसका स्टैंड भी अच्छा नहीं होता। अभी सबको पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद सेकंड मैंने बोला टर्न बोल्ट टर्न बोल्ट। एंड थर्ड मैंने बोला क्या, HSFG बोल्ट, मतलब हाई हाई। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में हमेशा लिख दूंगा यहाँ, हमेशा लिख दे रहा हूँ, मतलब यहाँ डेरिवेशन पूरा लिख दे रहा हूँ, इसका क्या मतलब है, हमेशा मैं HSFG यूज करूंगा। तो क्या मैंने बोला, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, ठीक। तो ये तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें मैंने पहला आप पढ़ेंगे। आप पहला हेडिंग डालिए क्या, ब्लैक बोल्ट, ठीक। इमेज मैं दिखा दूं एक बार ब्लैक बोल्ट का। तो ये रहा आपका इमेज। ये कुछ ऐसे ब्लैक ब्लैक होता है, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होती, इसमें फिनिशिंग भी नहीं प्रोवाइड की जाती है, ठीक। तो चलो एक एक करके इसमें मतलब पूरा पढ़ते हैं, इसका टाइप्स मतलब पूरा इसकी क्वालिटी, ठीक। तो लिखो यहाँ, एक सेकेंड, चलो अब आ रहा है।
अब यहाँ लिखेंगे पहला पॉइंट कि इसे हम क्या अनफिनिश्ड बोल्ट भी बोला जाता है। इट इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज क्या, अनफिनिश्ड बोल्ट, अनफिनिश्ड बोल्ट। ठीक। और सेकंड मैंने बोला इस प्रकार की बोल्ट का जो स्ट्रेंथ होता है बहुत कम होता है। ठीक, इसीलिए हम इसका जो यूज करते हैं वो आप ज़्यादा जहाँ लोड आएगा, जैसे डायनेमिक लोड हुआ, वहाँ पर इसे नहीं प्रेफर करते हैं। जहाँ पर स्टैटिक लोड आए वहाँ पर इसको प्रेफर करेंगे। ठीक, तो लिखो दीज दीज अच्छा देखो, दीज टाइप्स ऑफ बोल्ट, दीज टाइप्स ऑफ बोल्ट हैव लो स्ट्रेंथ, हैव लो स्ट्रेंथ। ठीक, इसीलिए हम क्या कहते हैं, एंड देयर फोर दे आर नॉट सुटेबल, नॉट सुटेबल किसके लिए, फॉर कंपैक्ट लोडिंग, कंपैक्ट लोडिंग। और अगर आपका डायनेमिक लोडिंग आया, डायनेमिक लोडिंग, या आपका फटीक लोडिंग, जैसे मतलब जो ज़्यादा आपका नुकसानदायक रहेगा वो यहाँ पर नहीं सूटेबल है। आपका फटीक आ जाए, कंपैक्ट लोड आ जाए, इन सभी स्थान पे इसे नहीं यूज किया जाए। जहाँ स्टैटिक आपका रहे, लोडिंग आए, वहां पर यूज कर सकते हैं इसको। ठीक, तो यही लिख दो, इट इज सुटेबल फॉर, थर्ड लिखो, इट इज सुटेबल फॉर किसके लिए, स्टैटिक लोडिंग के लिए, स्टैटिक लोडिंग। ठीक, तो जहां आपका स्टैटिक लोडिंग आएगा उस वहां पर हम इसको यूज करेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर इससे हमें क्या मतलब मिला कि ये हम ऐसे स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं जहां पर हमें स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो। ठीक, तो वहां पर इसे यूज करेंगे। जैसे कि आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो बोला जाता है, जैसे एक पे सहारा लेकर बनता है, जैसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोले, जैसे आपके पर्लिन्स हुए, इन सब में इसे यूज किया जाता है। ठीक, तो फोर्थ पॉइंट इसे लिख दो यही कि दीज बोल्ट्स आर used in structure, used in structure where strength requirement is less, where strength requirement is less। ठीक, जैसे आप बोल सकते हैं लाइक सेकेंडरी टाइप स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। आपने पर्लिन सामसूसा है ना एग्जाम्पल में, जैसे पर्लिन हुआ, आप ऐसे बहुत सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर के नाम जानते होंगे, तो वो सारे आपके आ जाते हैं, उन जगहों पर हम इसे यूज करेंगे। ठीक, अब आपका जो ये ब्लैक बोल्ट है, इसका जो डाया होता है वो मेनली 5 mm से लेकर 35 mm तक होता है। ठीक, तो पांचवा पॉइंट यही लिख दो कि दीज, सॉरी ऐसे लिख दो, द डायमीटर ऑफ बोल्ट रेंज बिटवीन कहाँ से, 5 mm से लेकर 35 mm, इस डायमीटर तक आपको मिल जाएगा। ठीक, चलो अब इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे M5 से लिखो ऐसे, M5 से लेकर M35। ठीक, अब यम यहाँ क्या बोलता है, मीट्रिक थ्रेड बोलता है। ठीक, मीट्रिक थ्रेड। और ऐसे ये जो 5 दिखा रहा है ये उसका डाया दिखाता है, डायामीटर। ठीक, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, M5, M10, M15, M20, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, अब ये जो बोल्ट बनती है मेनली माइल्ड स्टील की बनती है। ठीक, तो छठा पॉइंट लिख दो ये, दीज बोल्ट्स आर मेड अप ऑफ किसकी, माइल्ड स्टील की। ठीक, तो ये प्रकार की बोल्ट आपकी किसकी, माइल्ड स्टील की बनी हुई होती है। ठीक, तो ये सारे आपकी प्रॉपर्टीज हुई या के उसके बारे में हुआ, किसके, ब्लैक बोल्ट के बारे में। अब सेकेंड पढ़ते हैं टर्न बोल्ट, टर्न बोल्ट। अब टर्न बोल्ट ये इसे क्यों बोला जाता है, देखो हम क्या करते हैं, एक सर्कुलर बोल्ट लेते हैं, उसमें हेक्सागोनल शेप को टर्न कर देते हैं। जैसे आप, हमने यहाँ एक फिगर दिखाऊंगा आपको, ये मैंने फिगर डाउनलोड करके लाया है, देखो ये आपका आपका सर्कुलर शेप होता है ना, तो इसी में हम टर्न कर देते हैं, मतलब निकालते हैं या काटते हैं किसको, आपका ये हेक्सागोनल शेप को, इसलिए इसको हम क्या, टर्न बोल्ट बोला जाता है। ठीक, तो ये इमेज मैं ऐड कर दूंगा बाद में, आप लोग देख लेना। ठीक,
तो आप लोग अगर डिफिनीशन देना चाहेंगे तो ऐसे दे सकते हैं कि इन दिस बोल्ट, इन दिस बोल्ट क्या करते हैं हम, हेक्सागोनल हेड इज टर्न्ड किसमें, इनटू सर्कुलर हेड में, इनटू सर्कुलर पार्ट में, सर्कुलर हेड में। तो इससे क्या होता है, इसीलिए इसको हेंस इट इज नॉन एज क्या बोलते हैं, टर्न्ड बोल्ट। ठीक, कुछ इस तरह इसको डिफाइन करते हैं। समझ में आया ना कि हम क्या करते हैं, सर्कुलर हेड में एक हेक्सागोनल हेड को टर्न करते हैं, निकालते हैं, तो इसीलिए इसको टर्न बोल्ट नाम दिया जाता है। ठीक, समझ में आया ना। चलो, अब इस प्रकार की बोल्ट में अगर आपने नोटिस किया, जो सैंक लेंथ होती है वो बहुत, सैंक लेंथ बोलो या ग्रिप लेंथ बोलो, बहुत कम होती है। ठीक, दिखाऊं आपको फिगर में, कुछ दिख रहा है आपको, हल्का सा दिखेगा, देखो जूम करूँ इसका, देखो पूरा थ्रेडेड पार्ट ही है, हो नहीं रहा जूम, चलो आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ देखो इसका कितना आपका हल्का सा बस सैंक लेंथ है या ग्रिप लेंथ बोलो, हल्का सा ही है। ठीक, तो यहाँ पर यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेकंड लिखो कि ये इन दिस बोल्ट, इन दीज बोल्ट ग्रिप लेंथ इज स्मॉल। ठीक, बहुत कम था ना, एंड हेंस इट इज आल्सो नोन एज, इसलिए इसको मतलब बोला जाता है क्लियरेंस बोल्ट, मतलब क्लोज क्लियरेंस बोल्ट नाम बोला जाता है इसी ग्रिप लेंथ कम होने की वजह से। ठीक, हेंस इट इज नॉन एज क्या, क्लोज क्लियरेंस बोल्ट। समझ में आया ना कि ये आपका ग्रिप लेंथ बहुत स्मॉल होता है, इसलिए इसको एक नाम से कहा जाता है क्लोज क्लियरेंस बोल्ट। ठीक, अब ये जो होती है बोल्ट मेनली थिन स्ट्रक्चर में यूज की जाती है। ठीक, तो ये लिख दो कि दीज बोल्ट्स आर यूज्ड टू कनेक्ट थिन स्ट्रक्चर। ठीक, आपको पतली स्ट्रक्चर जोड़नी होती है तो इसी का यूज किया जाता है। अब बड़े बड़े स्ट्रक्चर, अब इसमें मतलब ग्रिप लेंथ भी बहुत छोटा, छोटे छोटे बोल्ट होते हैं, ये उतने बड़े नहीं होते। ठीक, अब इसका जो क्लियरेंस होता है बोल्ट में वो मेनली 0.15 से लेकर 0.50 mm तक होता है, वो जो क्लियरेंस दिखाया था। ठीक, तो ये लिखोगे क्लियरेंस इन द बोल्ट लाइन in the range of कितना, 0.15 से लेकर 0.50 mm तक, इतना तक आपका इसमें क्लियरेंस होता है। ठीक, चलो अब देखो, अब इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ब्लैक बोल्ट के कंपेयर में अच्छी होती है। ठीक, तो इसलिए अगर हम कहीं पर डायनेमिक लोड आ रहा है तो वहां पर हम भी इसे प्रिफर कर सकते हैं। ठीक, तो लिखोगे स्ट्रेंथ इज बेटर कंपेयर टू किसके, ब्लैक बोल्ट के। ठीक, देयरफॉर इट कैन बी यूज्ड किसमें, इन डायनेमिक लोडिंग में। ठीक, तो वहां पर भी हम इसे प्रिफर कर सकते हैं। ठीक, दिखाना आपको कि स्ट्रेंथ जो होती है इसकी अच्छी होती है कंपेयर टू किसके, ब्लैक बोल्ट के, इसलिए हम इसको क्या, आपका डायनेमिक लोडिंग आया, फटीक लोडिंग या कंप्रेसिव लोडिंग, वहां पर भी इसको हम प्रिफर कर सकते हैं। ठीक, चलो तो ये आपका हो गया टर्न बोल्ट। अब थर्ड टाइप पढ़ते हैं हाई स्ट्रेंथ बोल्ट। ठीक, वही जो आपको HFSG बोल्ट लिखवाया था, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप लेंथ बोल्ट। ठीक, तो इसको शॉर्ट में लिख दें हाई स्ट्रेंथ बोल्ट, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट। ठीक, अब जो आपका HSFG जो होता है, इसको मतलब फुल फॉर्म तो मैंने लिखा दिया, क्या, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। ठीक, अब यहाँ फुल फॉर्म में आपने नोटिस किया उसमें लिखा है फ्रिक्शन, लिखा है ना, तो ये जो ये बोल्ट होती है अब देखो यहाँ लिखवा दो फुल फॉर्म एक बार फिर से, अभी तो समझ में आएगा कि मैंने बोला HSFG, ये बोल्ट बोला ना, इसका मतलब क्या था, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट।
ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, अब यहाँ नोटिस करो, यहाँ क्या लिखा, फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। मतलब ये जो बोल्ट होती है ये मेनली जो लोड को रजिस्ट करती है, जो लोड या फोर्स जो भी आए उसको किससे रजिस्ट करती है, बाय द फ्रिक्शन। ठीक, तो सेकंड पॉइंट ये लिखो, दीज बोल्ट्स रजिस्ट द फोर्स बाय फ्रिक्शन। ठीक, तो वो किसके थ्रू, फ्रिक्शन के थ्रू लोड को रजिस्ट करती है। ठीक, अब ये जो बोल्ट होती है हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन बोल्ट, इसमें जो डक्टिलिटी होती है बहुत कम होती है। ठीक, इसलिए आप उसमें देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, तो उसमें एक वेल डिफाइन आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। हम इसमें प्रूफ स्ट्रेन को लेते हैं, आप लोग सो में पढ़े होंगे प्रूफ स्ट्रेन। ठीक, तो अभी मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला कि ये जो बोल्ट होती है, दीज बोल्ट आर लेस डक्टाइल लेस डक्टाइल होती हैं। ठीक, इससे क्या होता है, देयरफॉर it does not have well defined point on स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे। अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मालूम है ना, ऐसे बनता है माइल्ड स्टील के जब बनाते हैं, तो वहां पर एक वेल डिफाइंड पॉइंट नहीं मिलता। तो इसके लिए क्या करते हैं, एनहेंस, इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रूफ स्ट्रेन को कंसीडर करते हैं। प्रूफ स्ट्रेन बोला, प्रूफ लोड को कंसीडर करते हैं। अब प्रूफ लोड क्या होता है सबको मालूम होगा, अगर सोम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं, अगर हमें वेल डिफाइंड पॉइंट नहीं मिलता, जैसे ऐसे कुछ बनता है ना, तो मान लो कहीं यहाँ आया, तो हम यहाँ पर 0.002 से एक ऐसे पॉइंट लेते हैं, इसी को बोला जाता है प्रूफ स्ट्रेन। ठीक, सबने पढ़ा होगा ये प्रूफ स्ट्रेन, ऐसे पॉइंट खींच लेते हैं। ठीक, तो चौथा अगर लिखना चाहो प्रूफ लोड की वैल्यू, तो ये वो आपकी जो होती है 0.7 टाइम्स ऑफ अल्टीमेट लोड के। ठीक, कुछ इतनी होती है। अब ये जो बोल्ट होती है इसकी स्ट्रेंथ जहां पर अगर ज्यादा आपको रिक्वायरमेंट है तो वहां पर, मतलब ये काफी मजबूत बोल्ट है, इसीलिए तो हाई स्ट्रेंथ बोल्ट बोला जाता है। तो जहां पर आपको स्ट्रेंथ की ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो, वहां पर हम इसको प्रीफर करते हैं। ठीक, तो अगला पॉइंट आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यही कि दीज bolts are used in structure where strength requirement is more। ठीक, जहां पर आपको स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट ज्यादा है वहां पर आप इसको यूज करेंगे। ठीक, तो जब इसकी स्ट्रेंथ मतलब ज़्यादा है तो वहाँ पर जहाँ पर डायनेमिक लोडिंग आए, इम्पैक्ट लोडिंग आए, फटीक लोडिंग आए, तो वहाँ पर भी इसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक, तो दीज बोल्ट्स आर यूज्ड इन केस ऑफ इम्पैक्ट लोडिंग, डायनेमिक लोडिंग एंड फटीक लोडिंग। ठीक, फटीक लोडिंग कंडीशन। ठीक, तो इन सभी कंडीशन पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, अब जो ये बोल्ट है इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कुछ इस तरह, दीज बोल्ट आर आइडेंटिफाई, अभी मैं समझाता हूँ पूरे। दीज बोल्ट्स आर आइडेंटिफाई एज कैसे, 8.85 से लेकर 10.95 तक। ठीक, अब यहां पर देखो ये ऐसे क्यों दिखाया गया है, देखो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, आप ऐसे हेडिंग डाल के लिख दो समझ में आएगा। ठीक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोल्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रेड ऑफ बोल्ट। मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, एग्जांपल ले लें। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, अगर चलो 4.6 ले लूँ। ठीक, तो इसमें जो 4 आपका दिखाएगा, ये जो 4 की वैल्यू आगे दिखाएगा, ये FU को दिखाता है। किसको, FU मतलब उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ को, क्या, अल्टीमेट स्ट्रेंथ को। इसको ऐसे नहीं, ऐसे दिखाते हैं, देखो 4 लिख दिए ना, तो 4 × 100 करते हैं, ये आपका होता है 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक, सेम ऐसे जो 0.6 है, 0.6, इसको 100 से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 60। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा,
सॉरी सॉरी 60 से नहीं, जो ये आपको एफ यू मिला अल्टीमेट स्टैंड ना, इसमें वही 400 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 624 मतलब 240 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। अब ये क्या दिखाता है, ये उसकी यील्ड स्ट्रेंथ को दिखाता है, यील्ड स्ट्रेंथ कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, समझ में आया ना? एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ। देखो इसका जो ग्रेड होता है, जैसे मान लो ये हमने कंसीडर किया है, एग्जाम्पल लिया है, कंसीडर किया है, ठीक, कंसीडर, ये हमने कंसीडर किया, तो इसमें 4.6 लिखा है, तो 4 में हम क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमें 400 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर मिला, उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ को दिखाता है। ऐसे आपको जो 0.6 दिया, जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिला, उसमें हम ये 400 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें जो 240 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर मिला, ये उसकी यील्ड स्ट्रेंथ को दिखाता है। ठीक, समझ में आया ना सबको? चलो अब अगला टाइप देखते हैं कि आपका लोड ट्रांसफर के थ्रू कौन कौन से टाइप के बोल्ट होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक आपका बियरिंग बोल्ट, जो बियरिंग के थ्रू आपका लोड को ट्रांसफर करता है, उसे बियरिंग टाइप बोल्ट बोला जाता है। सेकेंड टाइप होता है फ्रिक्शन टाइप बोल्ट। ठीक, तो यहाँ हेडिंग डालोगे यही, सेकेंड हम टाइप पढ़ेंगे, बोल्ट्स बेस्ड ऑन लोड ट्रांसफर, सॉरी बेस्ड ऑन मेथड ऑफ लोड ट्रांसफर, मेथड ऑफ लोड ट्रांसफर। ठीक, तो उसके थ्रू आपका दो प्रकार का होता है। कौन? मैंने पहला बोला ए टाइप मैंने बोला क्या, बियरिंग टाइप बोल्ट, बियरिंग टाइप बोल्ट। ठीक, सेकंड मैंने बोला फ्रिक्शन टाइप बोल्ट, फ्रिक्शन टाइप बोल्ट। ठीक, अब मैं एक इमेज बनाऊँ दो प्लेट में, अब कैसे लगेगा, रुको मैं एक इमेज बना दूँ, दो अभी टाइम लगेगा, मैं इमेज बना दूँ पहले। देखो यहाँ दो इमेज मैंने बनाए। अब यहाँ देखो, आपने एक प्लेट ऊपर लगाया, एक प्लेट नीचे, ऐसे प्लेट में लगते हैं ना बोल्ट, तो आपने लगाया। अब इसमें इधर से मान लो एक टेंशन फोर्स आ रहा है, और इधर से एक टेंशन फोर्स टी, ऐसे दोनों साइड पे आ रहा है। अब सोचो ऐसे आ रहा है जब टेंशन फोर्स, तो यहाँ पर आपका बोल्ट ऐसे कुछ बियरिंग रहेगा, रजिस्ट करेगा। सेम ऐसे इस साइड से भी आपको मतलब रजिस्ट, आप ऐसे खींचिए तो रजिस्ट करने की कोशिश करेगा ना। तो ये जो आपका बियरिंग स्ट्रेसेस यहाँ आ रहे हैं ये साइड पे, ये बियरिंग स्ट्रेसेस। अब इसके थ्रू आपका लोड जो रजिस्ट कर रहा है, उस टाइप के बोल्ट को क्या बोला जाता है, बियरिंग टाइप बोल्ट। ठीक, ऐसे सेम जब आपके दो प्लेट लगे हुए हैं, यहाँ बोल्ट लगा हुआ है, तो आप ऐसे जूम करके देखेंगे तो इन दोनों में कुछ फ्रिक्शन होगा ना, ऐसे फ्रिक्शन लगेगा ना, यहाँ पर लगेगा कुछ ऐसे। सेम आपका यहाँ पर मान लो कोई से बोल्ट था, ऐसे बोल्ट था, जब आप यहाँ पर एक टेंशन फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पर ऐसे लगाएंगे ना, यहाँ टेंशन फोर्स ऐसे खींच रहा है दोनों साइड से, तो लगाएंगे तो यहाँ ऐसे किनारों पे ऐसे लगेगा कि नहीं टेंशन, यहाँ ओ सॉरी फ्रिक्शन लगेगा ना। तो ये आपका जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा, इसके थ्रू जब रजिस्ट करेगा फ्रिक्शन के थ्रू, तो उसको बोला जाता है आपको फ्रिक्शन टाइप बोल्ट। ठीक, तो सिंपल डिफिनेशन, जो बोल्ट हमारी क्या लोड को ट्रांसफर करती है बाय बियरिंग, उसे हम क्या बियरिंग टाइप बोल्ट बोलते हैं, और जो बोल्ट हमारी लोड को ट्रांसफर करती है बाय फ्रिक्शन, उसे फ्रिक्शन टाइप बोल्ट। ठीक, तो लिख दो दीज bolts which resist the load by bearing। ठीक, उसे क्या बोला जाता है, आर नॉन एज बियरिंग टाइप बोल्ट। ठीक, बियरिंग टाइप बोल्ट। ठीक, एग्जांपल में आप दे सकते हैं, जो आपका ब्लैक बोल्ट था, जैसे ब्लैक बोल्ट, और आपके जो टर्न बोल्ट थे, टर्न बोल्ट, वो आपके बियरिंग टाइप बोल्ट होते हैं। सेकंड आपका फ्रिक्शन, अब ये सेम ऐसे डिफिनेशन, दीज बोल्ट्स विच रजिस्ट द लोड बाय किसके, फ्रिक्शन के थ्रू, बाय फ्रिक्शन आर नॉन एज क्या, फ्रिक्शन टाइप बोल्ट। ठीक, एग्जाम्पल में हम क्या दे सकते हैं, जो आपने पढ़ा था HSFG, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप लेंथ बोल्ट। ठीक, इसको फ्रिक्शन टाइप बोल्ट बोला जाता है। ठीक, समझ में आया ना सबको? अब देखो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है इनमें, जैसे आप चाहें उसमें रिवेट कनेक्शन देके, चाहे बोल्ट, दोनों में सेम होता है। ठीक, आप का चाहे रिवेट पूछेगा चाहे बोल्ट, वो सारी टर्मिनोलॉजी सेम ही होती है। ठीक, तो बहुत सारी, जैसे आपका पिच क्या होता है, गेज क्या होता है, स्टैगर्ड कनेक्शन क्या होता है, ये सारा हम देखेंगे। ठीक, तो चलो हेडिंग डालेंगे टर्मिनोलॉजी
यूज्ड इन, आप चाहे बोल्टेड लिख दो चाहे रिवेटेड, दोनों सेम ही है, ठीक। तो हम बोल्टेड पढ़ रहे हैं तो बोल्टेड ही लिख दे रहे हैं, वो दोनों समान ही होते हैं, बोल्टेड कनेक्शन, ठीक। तो पहला आप लिखेंगे कि पिच क्या होता है, पिच ऑफ बोल्ट। अब चाहे पिच इन रिवेट में भी होता है, पिच इन बोल्ट, ठीक। इसे हम पी से डिनोट कर रहे हैं। अब यहाँ मैं आपके लिए एक छोटा सा फिगर बना रहा हूँ। जब मान लो ये आपका एक प्लेट है, ये आपका एक प्लेट है, दिख रहा है ना ये, चलो ये आपका प्लेट है, इसमें आपने कुछ ऐसे आपने बोल्टेड कनेक्शन किया, चाहे आपने रिवेटेड कनेक्शन, जो भी आपका हुआ सेम ही आएगा। तो आपने कनेक्शन किया। अब मान लो इसमें ये लोड का ट्रांसफर, लोड आपके इस तरफ लग रहा है, मान लो एफ ऐसे लोड लग रहा है, तो जिस डायरेक्शन में लोड लगता है उसी डायरेक्शन के पैरेलल दो रिवेट बोलो या बोल्ट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को हम पिच बोलते हैं, इसे पी से डिनोट करेंगे, ठीक। तो डिफिनीशन में क्या लिखेंगे, द सेंटर टू सेंटर, the center to center distance between the bolts or rivet। अब जो लिखना चाहे वो लिख दीजिएगा, bolts or rivets in the direction of force applied is known as क्या, पिच बोला जाता है, इज known as पिच, ठीक। समझ में आना पिच क्या होता है। सेम ऐसे सेकंड होता है गेज, सेकंड क्या होता है, गेज, जिसे स्मॉल जी से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक। अब इसमें देखो क्या होता है, मान लो ऐसे एक मैंने प्लेट बनाई, ये आपका प्लेट है, ठीक, और आपने ऐसे रिवेटेड कर दिया, ऐसे रिवेटेड या बोल्टेड कनेक्शन लगा दिया। अब इसमें भी मान लो ऐसे मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स एफ लगाया, ठीक। तो यहाँ पर जो पिच होता है हमारा, तो वो फोर्स के डायरेक्शन में जो होता है उसके पैरेलल में, लेकिन आपका जो गेज होता है उसके परपेंडिकुलर, मतलब ये वाली जो डायरेक्शन होगी, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये वाला, इसे बोला जाता है गेज, ठीक। तो फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो रिवेट या बोल्ट के आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, गेज बोला जाता है, ठीक। तो डिफिनीशन में यही लिखेंगे, द सेंटर टू सेंटर distance between the bolt, या आप रिवेट दोनों बोल सकते हैं, बोल्ट या रिवेट, in the direction perpendicular to the direction of force is known as gauge, ठीक। तो उसे क्या, गेज बोला जाता है, ठीक। सबको क्लियर हुआ होगा। अब देखो इसमें एक अपवाद आ जाता है, क्या, जब आप एक दूसरी प्रकार की प्लेट होती है जिसे बोला जाता है वाइड फ्लेंज टाइप प्लेट। अब ये क्या होता है, कुछ इस तरह से, मतलब कुछ सर्कुलर टाइप होता है, तो यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे वाइड, अब इसे अपवाद बोल दो या कुछ बोल दो, मतलब इसमें ये फॉलो नहीं करता, वाइड फ्लेंज प्लेट। अब इसमें जो पिच होता है वो और गेज होता है ये अलग आ जाता है। जैसे ये मान लो एक ऐसे, ये इसे बोला जाता है वाइड फ्लेंज प्लेट, कुछ इस तरह होता है आपका, आपने जरूर देखा होगा ऐसी प्लेट्स। तो ऐसे, और इसको कनेक्ट कर दे एक इसी प्रकार के ऐसे प्लेट से ऐसे कनेक्ट कर दे, ठीक। ओहो सीधा नहीं, ऐसे मान लो है, ठीक। तो कुछ ऐसे इस तरह अगर कनेक्ट कर दे, तो कनेक्ट करने के लिए यहाँ आप ऐसे ऐसे कुछ ऐसे लंबा सा रहेगा ना, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा ना। तो इसको कनेक्ट करने के लिए आप यहाँ रिवेट लगाएंगे, ऐसे रिवेट या बोल्ट कुछ भी आप ऐसे लगाएंगे ना, ऐसे लगाएंगे। तो आपका जो पिच होता है वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है, आपका पिच और गेज इसमें अलग आ जाता है। कौन सा, आप एक लॉन्गर से, ये वाली साइड को लॉन्गर साइड बोला जाता है या लॉन्गर डायमेंशन बोल दो, और ये वाली जो डायमेंशन होता है इसे शॉर्टर डायमेंशन, ऐसे लिख दूं, इसे शॉर्टर डायमेंशन बोला जाता है। और ये वाली डायमेंशन को आप ऐसे ऐसे ही बहुत दूर तक जाएगा ना, तो इसको लॉन्गर डायमेंशन बोला जाता है, लॉन्गर डायमेंशन, ठीक। तो लॉन्गर डायमेंशन के साइड में जो सेंटर टू सेंटर जो पिच की डिस्टेंस होती है, सॉरी सेंटर टू सेंटर बोल्ट की डिस्टेंस होती है, इसे पिच बोला जाता है। इसमें ये डिफिनेशन हो जाता है, ठीक। और ऐसे शॉर्टर के साइड में जो आपकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है, इसे गेज बोला जाता है, ठीक। समझ में आया ना। जो लॉन्गर साइड में आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दो बोल्ट का होता है उसे पिच बोला जाता है। एट सेम शॉर्टर डायरेक्शन में जो दो बोल्ट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को गेज बोला जाता है, ठीक। तो ऐसे यहाँ लिख दो शॉर्ट में,
कि इन केस ऑफ pitch is defined as क्या, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन बोल्ट ऑब्लिक रिवेट, ठीक, इन द डायरेक्शन ऑफ, किसमें, लॉन्गर साइड में, लॉन्गर डायमेंशन और गेज को इसी में गेज का भी लिख दे रहा हूँ, एंड गेज इज डिफाइंड एज क्या, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ, किसमें, शॉर्टर डायमेंशन में, ठीक, सबको समझ में आया होगा, शॉर्टर डायमेंशन में, ठीक, वही लिखा। चलिए, अब ये तो हो गया आपका क्या, कुछ टर्मिनोलॉजी, अभी और भी है, ठीक। चलो, अब देखो आईएस कोडल के अनुसार आपको मिनिमम कितना पिच प्रोवाइड करना है और मैक्सिमम। अब ये मिनिमम और मैक्सिमम क्यों कर रहे हैं, अब देखो, अब यहाँ आईएस कोड क्या रिकमेंड करता है, देखो मिनिमम और मैक्सिमम क्यों कह रहा है, तो यहाँ हेडिंग डालो, आईएस कोडल रिकमेंडेशन फॉर मिनिमम पिच, ठीक, मिनिमम पिच। अब देखो मिनिमम क्यों करना है आपको, मतलब आपको कम से कम नहीं प्रोवाइड, आपको बोला गया इससे मिनिमम नहीं होना चाहिए। जैसे आपका ये कोई, मान लो ये कोई आपका प्लेट था, अब इसमें आपने बहुत ऐसे पास वोल्टेज लगा दिए, ऐसे लगा दिए, ठीक, तो जब आप लगाएंगे कुछ ऐसे ऊपर से अगर देखें तो ये मान लो ऐसे ऐसे आप हुआ, अब यहाँ ऊपर से जब आप देखेंगे ये आपका मान लो रिवेट हुआ, ऐसे रिवेट हुआ, ऐसे हुआ, ठीक, ऐसे रिवेट हुआ, तो जब इनमें आपका क्या बियरिंग स्ट्रेस डेवलप होगा, ऐसे इसका कुछ ऐसे बियरिंग स्ट्रेस रहेगा, ऐसे कुछ इसका भी रहेगा, ऐसे कुछ इसका भी रहेगा, ऐसे रहेगा, तो इसमें जब बियरिंग स्ट्रेस देखो ऐसे डेवलप हुआ, अब इसमें क्या हो रहा है, ऐसे आपस में ओवरलैप कर जा रहे हैं ना, ओवरलैप कर जा रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं चाहते कि उसके बियरिंग स्ट्रेस ओवरलैप करे, इससे आपका फेलियर आ जाएगा, ठीक। सेकंड क्या होगा, अगर इतना पास करेंगे ना तो इंस्टॉलेशन में आपका बहुत दिक्कत आए, क्यों, क्योंकि रिवेट जब हम बनाते हैं या बोल्ट बनाते हैं तो पहले होल करना पड़ता है, तो जब होल करोगे पास हो गया तो फेलियर के चांसेस ज्यादा आ जाते हैं, ठीक। तो क्यों आईएस कोडल यहाँ लिखोगे, आईएस कोडल recommends that the bolt oblique rivet should be placed at sufficient from end other, ठीक। क्यों, पहला तो कारण है कि आपका बियरिंग स्ट्रेस ओवरलैप ना हो, ठीक, क्या, सो दैट एक्सेसिव बियरिंग स्ट्रेसेस डू नॉट ओवरलैप, ठीक, तो पहला कारण तो ये हुआ। सेकंड, आप इतने पास बनाएंगे तो इंस्टॉलेशन में आपका बहुत दिक्कत आएगा, ठीक, तो बी पॉइंट मैंने बोला, टू इंश्योर ease of installation of bolt या रिवेट, ठीक, तो आपकी आसानी हो इसके लिए भी हम मिनिमम लेके चलते हैं। अब कितना मिनिमम पिच लेके चलना है, देखो यहाँ पर मिनिमम पिच आपको प्रोवाइड करना है, मिनिमम पिच कितना देना है, ये 2.5 टाइम ऑफ डी, मतलब डायामीटर, कौन सा डायामीटर, डाया ऑफ बोर्ड बोल दो या रिवेट, जो कि हम नॉमिनल डाया लेके चलते हैं, ठीक, तो यहाँ लिख देना अभी, देखो डी आपका क्या होता है, नॉमिनल डायामीटर, नॉमिनल डाया। अब नॉमिनल डायमीटर क्या होता है वहां पर मैंने बताया फिगर में, ठीक, नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट, पूरा जो आपका जो डाया होता है उसे नॉमिनल डायमीटर बोला जाता है। आप लोग को ना ध्यान होगा फिगर एक बार देख लेना जरूर, ठीक। तो इस तरह हम मिनिमम पिच को प्रोवाइड करते हैं। अब मैक्सिमम भी नहीं देना है, इतना नहीं, अगर आप ज्यादा दूर प्रोवाइड कर दिए, देखो अब यहाँ सेकंड आप डालना चाहते हो, यहाँ लिख सकते हैं मैक्सिमम पिच के लिए, यहाँ से लिख दो कोडल रिकमेंडेशन फॉर
मैक्सिमम पिच। ठीक, अब ये हम क्यों, अगर ज़्यादा दूर प्रोवाइड कर दी तो क्या हुआ, देखो ऐसे जैसे आपका ये बोल्ट, आपका कोई प्लेट हुआ, अब यहाँ पर ऐसे खूब दूर दूर आपने प्रोवाइड कर दिया, ओहो दिखा नहीं, देखो ऐसे दूर दूर आपने प्रोवाइड कर दिया। अब जब आप यहाँ आपका फोर्स लगेगा और यहाँ लेंथ ऑफ जॉइंट जो होगा ये काफ़ी आपका लंबा हो जाएगा, तो जब इसमें बियरिंग स्ट्रेस आपका जो डेवलप होगा, जो आपका मतलब सॉरी बियरिंग स्ट्रेस बोला हूँ, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो यहाँ किनारे पे ज़्यादा आएगा और बीच में पहुंचेगा ही नहीं, कुछ इस तरह देखो। ऐसे आप अगर इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाए तो यहाँ किनारों पे काफ़ी ज़्यादा आएगा, ऐसे ज़्यादा स्ट्रेस आएगा ना, और यहाँ ऐसे एंड तक आते आते कुछ नहीं आएगा, कुछ ऐसे आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी आपका किनारों पे ज़्यादा पड़ेगा, कुछ ऐसे आपका आ जाएगा। ओहो दिखा नहीं, देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एक समान हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक, तो एक सुफिशियंट मतलब मैक्सिमम इतना दूर नहीं करना कि आपका यहाँ पर स्ट्रेस पहुंचे ना, किनारों पे ज़्यादा लगने लगे। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे लिख नॉन, क्या नॉन आपका स्ट्रेस, ओहो नॉन यूनिफॉर्म लिखो, नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो जाता है। ठीक ठीक, चलो तो यहाँ भी वही से लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे आई एस कोडल रिकमेंडेशन दैट बोल्ट या रिवेट, एक ही चीज मैं लिख रहा हूँ, बोल्ट। ठीक, शुड बी प्लेस्ड सफिशिएंट क्लोज टू ईच अदर। ठीक, जिससे क्या होता है, लार्ज जॉइंट ना बने, सो दैट लार्ज जॉइंट्स आर नॉट प्रेजेंट, जॉइंट आर अवॉइडेड। ठीक, अब लार्ज जॉइंट किसे बोलते हैं, जब आपका लेंथ ऑफ जॉइंट इज ग्रेटर देन हो जाए 15 डाया के, तब उसे हम क्या बोलते हैं, लार्ज जॉइंट। ठीक, अभी हम इसका यूज करेंगे, लार्ज जॉइंट का आगे यूज होता है। ठीक, तो अगर आपका 15 टाइम्स ऑफ डाया के ज्यादा हो गया तो उसे लार्ज जॉइंट बोला जाता है। ठीक, अगर आपका लार्ज जॉइंट बन गया स्ट्रक्चर में, तो क्या हो जाता है, उससे आपकी स्ट्रक्चर में ये नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जिससे आपके जब आप फोर्स लगाएंगे ना तो इसमें अनबटनिंग बोला जाता है। अनबटनिंग मतलब एक एक करके ऐसे टूटने लगता है ये। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे इन केस ऑफ लार्ज जॉइंट, जो आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, नॉन यूनिफॉर्म ये आपका हो जाता है। ठीक, अब अगर नॉन यूनिफॉर्म हो गया तो इससे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ किनारों पे यहाँ पर हमें ज़्यादा स्ट्रेस मिलता है और कंपेयर टू इनर पे हमें कम मिलता है, तो इससे क्या होता है, फेलियर आपका हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म, सो दैट इट ऑब्जर्व, आगे यहाँ से लिखो पूरा पॉइंट, ऐसे शॉर्ट में लिखो, इट इज ऑब्जर्व। तो इट इज ऑब्जर्व्ड दैट stresses at outer end is more। ठीक, ज्यादा होता है, और इनर एज पे कंपेयर टू इनर एज के, ऐसे लिख दो, कंपेयर टू इनर एज के। ठीक, इनर सरफेस बोलो, इनर सरफेस, यही आप जो बोलना चाहे, तो इनर यहाँ सरफेस लिखो, इंड मत लिखो, सरफेस के। ठीक, तो आउटर सरफेस के कंपेयर टू इनर में हमें ज्यादा देखने को मिलता है, किसमें, आपका आउटर सरफेस में ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है और इनर में कम आता है। ठीक, इससे क्या हो जाता है, हमारा फेलियर देखने को मिलता है। तो दिस टाइप ऑफ फेलियर इज नॉन एज, क्या बोला था, अनबटनिंग, नॉन एज अनबटनिंग ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक, तो वहां हमें अनबटनिंग देखने को मिलता है। ठीक, तब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कितना हम प्रोवाइड करें मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो उसके लिए देखो दिया गया है कि मैक्सिमम आपको देखो दो केस लिया जाता है, इसमें एक टेंशन में लिया जाता है, एक आपका कंप्रेशन में। ठीक, तो मैक्सिमम पिच इन टेंशन, तो आपके टेंशन के केस में आपको ज्यादा नहीं होना चाहिए, किसके, 16 टाइम्स ऑफ टी के। टी क्या होता है, थिकनेस ऑफ जो थिनर प्लेट होता है वो हम लेके चलते हैं,
या आपका 200 mm, इन दोनों में से जो वैल्यू मिनिमम आएगी उसको आप यूज करना है मैक्सिमम पिच के लिए। ठीक, तो यहाँ लिखना चाहिए, चलिए टी क्या होता है आपका, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। ठीक, थिनर प्लेट। और ऐसे सेम आपका मैक्सिमम पिच इन कंप्रेशन। अब कंप्रेशन के केस में आपको कितना नहीं ज़्यादा होना चाहिए, 12T से या आपका 200 mm, इन दोनों में से जो मिनिमम आएगी उसे आप लेके चलना। ठीक, चलो, तो ये केस आपका हो गया कि मैक्सिमम पिच और मिनिमम पिच आपको कितना देना है इन टेंशन और कंप्रेशन। इसमें क्वेश्चन भी पूछ लेता है 2 नंबर में, तो ध्यान रखना। ठीक, चलिए अभी देखिए मैं गांव में हूं तो गांव की वाइब्स आपको सुनाई दे रही होंगी, तो उसके लिए सॉरी। ठीक, चलो तो अगला देखते हैं हम। टर्मिनोलॉजी में एक आता है स्टैगर्ड पिच। अब ये क्या होता है आपका जो देखो अभी मैं बनाता हूँ फिगर। आपका अगला है स्टैगर्ड पिच। इसको PS से डिनोट करते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है आपका जो बोल्ट अरेंजमेंट होता है वो ऐसे सीधे नहीं होता, उसमें कहीं यहाँ लगा दिए कहीं यहाँ लगा दिए, मतलब जिगजैग फॉर्म में होता है। ठीक, तो मतलब ऐसे फिगर बनाओ, देखो ये आपका बोल्ट हो गया, ये बोल्ट हो गया। अब इस सॉरी प्लेट हो गया। अब इसमें बोल्ट ऐसे कहीं लगा दिए, यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए, ऐसे मान लो यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए, ऐसे यहाँ लगा दिए, यहाँ ऐसे कुछ लगा दिए। ठीक, तो कुछ इस तरह से देखो जिगजैग फॉर्म में बन रहा है कि नहीं आपका, मान लो यहाँ से फिर यहाँ लगा, फिर यहाँ से लोड को ट्रांसफर करेगा, फिर कुछ इस तरह, फिर ऐसे जान लो यहाँ लोड आएगा, फिर ये क्या करेगा यहाँ पर ऐसे ट्रांसफर, फिर ऐसे कर दे, फिर ऐसे मतलब जिगजैग फॉर्म में है, सीधे नहीं रहा, मैंने सीधे सीधे बना दिया। ठीक, तो यहाँ पर देखो अब ये है, ये क्या बोला जाता है कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू है, ऐसे दो स्टैगर्ड पिच के, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड पिच। ऐसे सेंटर टू सेंटर मतलब सेम जैसे प्रीवियस, मैं जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर जब आपने फोर्स लगाया तो जैसे देखते थे पैरेलल टू ना, तो यहाँ पर भी पैरेलल देखेंगे, लेकिन दो ऐसे सेंटर टू सेंटर जो आएगा उसी को हम बोलेंगे स्टैगर्ड पिच। ठीक, तो ऐसे लिखना चाहे लिख सकते हैं, व्हेन बोल्ट्स और रिवेट आर not arranged in a single बोल्ट लाइन। ठीक, बोल्ट लाइन में। ठीक, और कैसे अरेंज हो, एंड दे आर अरेंज्ड इस तरह इन जिग जैग फॉर्म में, इन जिग जैग मैनर, इस तरह कुछ अरेंज हो। ठीक, तब इसे बोला जाता है देन इट इज नॉन एज क्या इसे क्या बोला जाता है, ओ सॉरी स्टैगर्ड पिच। देखो ध्यान ही नहीं आ रहा, स्टैगर्ड पिच, सॉरी स्टैगर्ड रिविटिंग बोला जाता है। स्टैगर्ड पिच तो इसको बोलेंगे, स्टैगर्ड रिविटिंग या बोल्टिंग बोल दो, बोल्टिंग। ठीक, और पिच बोला जाएगा इसको। ठीक, मतलब स्टैगर्ड पिच आपको दिखाना हो, और स्टैगर्ड रिविटिंग किसको बोलेंगे, जिगजैग फॉर्म में या इसको, तो स्टैगर्ड रिविटिंग या बोल्टिंग आपने की है। ठीक, अब देखो IS कोड इसमें क्या रिकमेंड करता है, गेज इसमें भी यही होगा इस परपेंडिकुलर साइड में। तो IS कार्ड क्या बोलता है कि जो आपका स्टैगर्ड रिवेटिंग होता है उसमें आपका जो पिच सॉरी गेज का जो डिस्टेंस है वो 75 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो उस केस में आपको क्या वहां पर जो पिच होती है उसको 50% हम इंक्रीज कर देते हैं। जैसे ये मैक्सिमम पिच थी ना, उसको हम 50% से इंक्रीज करते हैं। क्या बोला मैंने, IS कोड रिकमेंड, ये 2 बार बोली, रिकमेंड कि इन केस ऑफ स्टैगर्ड रिविटिंग या बोल्टिंग बोल दो, रिविटिंग या बोल्टिंग जो बोल दो ना, इफ अगर आपका गेज डिस्टेंस जो है, गेज डिस्टेंस अगर एक्सीड नहीं कर रहा है, डज नॉट एक्सीड कितना, डज नॉट एक्सीड 75 mm, 75 mm से एक्सीड नहीं कर रहा है, तब वहां पर हम क्या करते हैं, देन हम इस जो पिच की वैल्यू को है उसे मतलब मैक्सिमम पिच की जो वैल्यू है, मैक्सिमम पिच उसे हम इंक्रीज कर सकते हैं 50%, कैन बी इंक्रीज कितना 50%। ठीक, समझ में आया नहीं। देखो क्या मैंने बोला कि अगर IS कोड हमारा रिकमेंड करता है कि अगर आपका स्टैगर्ड रिविटिंग में जो गेज डिस्टेंस है वो 75 mm से ज्यादा एक्सीड नहीं कर रहा है, तब उस केस में हमें जो मैक्सिमम पिच लेके चलना है, जो हम यहाँ लेके चलें ऊपर केस में, उसे हम 50% इंक्रीज कर देते हैं। मतलब देखो यहाँ पर जो आपका मैक्सिमम
पिच लेना है वो कितना लेना है, वो 1.50% क्या हो 1.5 हो जाएगा। तो 1.5 टाइम ऑफ किस में, यहाँ देखो मैं टेंशन में लेके चल रहा हूँ। टेंशन के केस में हमने क्या लिया था ऊपर 16T या 200 mm। ठीक, इन दोनों के केस में जो वैल्यू आपकी मिनिमम आती थी उसको हम लेके चलते थे। बस ये 1.5 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 16-15 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 24। ठीक, 24T और यहाँ 15 दूनी 30, तो ये 300 mm। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा मिनिमम वैल्यू जो आपकी आएगी। अब ये कंडीशन लेके चलना, ओहो दिखा नहीं, देखो यहाँ ये आपका किस में हो गया, मैक्सिमम पिच इन टेंशन, मैक्सिमम पिच इन टेंशन। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे 50% बढ़ा देना। सेम ऐसे सेकंड केस में सेम, अगर मैक्सिमम पिच इन टेंशन ले, मैक्सिमम पिच इन टेंशन ये साइड में ले, तो इसमें भी हमने क्या 12T लिया था और 200 mm। ठीक, यही दो केस लिया था, इनमें से जो मिनिमम वैल्यू आए तो इसमें भी हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 50% इंक्रीज कर दो। तो यहाँ कितना हो जाएगा 15 आपका हो जाएगा ये 150 और 15 दूनी 30, मतलब 1.8, मतलब आपका ये 18 आ जाएगा, 18T। ठीक, और ये आपका 300 mm आ जाएगा, 300 mm। तो अब इनमें से जो वैल्यू आपकी मिनिमम आएगी उसको लेके चलना है। ठीक, तो ये स्टैगर्ड पिच में आपको ये कंडीशन लेके चलनी है। ठीक, सबको समझ में आया होगा। अब चलो अगली टर्मिनोलॉजी आती है इंड डिस्टेंस और एज डिस्टेंस। ठीक, क्या इंड एंड एज डिस्टेंस, एज डिस्टेंस। अब ये क्या होता है, एक देखो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ कंडीशन, ये आपका प्लेट हुआ, इसमें आपने ऐसे रिविटिंग कर दी, ये आपने रिविटिंग कर दी। ठीक, अब इसमें इंड डिस्टेंस क्या होता है और एज डिस्टेंस क्या होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं जो आपने डायरेक्शन में फोर्स लगाया। जैसे मान लो इस डायरेक्शन में आपका फोर्स F लगा, ठीक, तो F फोर्स की डायरेक्शन में जो ये आपकी डिस्टेंस होती है ये पैरेलल, इसे बोला जाता है क्या इंड डिस्टेंस। ठीक, क्या बोलेंगे आप इसे, इंड डिस्टेंस। और यही आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखेंगे तो इसे बोला जाता है एज डिस्टेंस, एज डिस्टेंस। ठीक, समझ में आ रहा है नहीं, चलो एक बार डिफिनीशन लिख के बताऊं। क्या, पहला मैंने बोला इंड डिस्टेंस। ठीक, तो मैंने बोला जो फोर्स लग रहा है उसके क्या, उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में सेंटर से लेकर आपके सरफेस तक, एज तक का डिस्टेंस आपका क्या लगे, देखो ये सेंटर से लेंगे, सेंटर से लेकर आपके इस सरफेस तक का डिस्टेंस आपका क्या कहलाता है, इंड डिस्टेंस। ठीक, तो ऐसे लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन कहाँ, आउटर मोस्ट बोल्ट एंड आउटर सरफेस in the direction of force applied, in the direction of force applied, उसे क्या बोला जाता है, as known as इंड डिस्टेंस। ठीक, उसे हम इंड डिस्टेंस बोलेंगे। सेम ऐसे सेकंड केस वही परपेंडिकुलर हो जाएगा, सॉरी एज डिस्टेंस। ठीक, तो इसमें भी हम आउटर मोस्ट डायरेक्शन से लेंगे, लेकिन क्या परपेंडिकुलर पे लेंगे। ठीक, तो द डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट बोल्ट एंड आउटर मोस्ट सरफेस in the direction of किसमें, perpendicular to the force applied is known as क्या, एज डिस्टेंस। ठीक, उसे हम एज डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक, समझ में आया ना कि अगर आपका जो फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में आप आउटर मोस्ट बोल्ट और एज तक का डिस्टेंस देख रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, इन डिस्टेंस। और ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखेंगे तो उसे एज डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक, अब यहाँ जो एज डिस्टेंस और इन डिस्टेंस है, सॉरी एज या इन डिस्टेंस है, इसके लिए भी आपका IS कोडल ने फॉर्मूला दिया कि इतना ही रखना। क्यों, अगर देख लो आपने ज्यादा कम आगे रख दिया, जैसे आपने ये ये प्लेट लिया और यहाँ से खूब किनारे लगा दिया, ऐसे मतलब ये जो इन डिस्टेंस है वो बहुत कम रखा, मिनिमम रख दिया। अब जब आप इसमें फोर्स लगाएंगे तो ऐसे इसमें फेलियर आ जाएगा। ठीक, ऐसे फेलियर आ जाएगा।
ये टूट जाएगा। आप सोचो बहुत किनारे लगा हुआ है, आप ऐसे फोर्स लगाएगा तो फट जाएगा, मतलब टूट जाएगा, प्लेट का फट जाता है। ठीक, तो यहाँ पर इसलिए IS कोड ने फॉर्मूला दिया है कि मिनिमम और मैक्सिमम कितना रखना है। तो मिनिमम आपका इंड बोलो या एज, दोनों ही एक ही होता है, बस डिफिनीशन का अंतर है। ठीक, इंड एंड एज डिस्टेंस फॉर्मूला सेम ही है। ठीक, डिस्टेंस क्राइटेरिया कितना रखना है, तो कितना रखना है, पहला तो आपका, अगर आपने देखो दो कंडीशन ली जाती है। एक, अगर आपका हैंड जो हाथ हाथ के द्वारा ये आपने बनाया है प्लेट को, तब मतलब इसको कट किया हैंड के द्वारा, तब। सेकंड केस, अगर मशीन द्वारा कट करते हैं तब, उसके लिए। ठीक, अब इस ऐसा क्यों लेते हैं, जब आप हैंड से कट करते हैं ना तो यहाँ रफनेस आ जाती है, और जब मशीन से करते हैं तो एकदम प्लेन रहता है। ठीक, तो इसीलिए दो केस लिया जाता है। तो पहला केस क्या, हैंड कट फ्रेम्ड एज। ठीक, उस केस में, तो उस केस में आपको लेना है मिनिमम एज या इंड डिस्टेंस लिया जाता है कितना, 1.75 ऑफ डी नॉट के, इतना। अब यहाँ डी नॉट क्या होता है, ग्रॉस डायमीटर। मैंने बताया था ना ग्रॉस डायमीटर क्या होता है, ग्रॉस डायमीटर के ये पूरी जितना मतलब रिवेट आपने कट करने के लिए होल बनाते हैं उसे ग्रॉस डायमीटर, कुछ क्लियरेंस प्रोवाइड करके। ठीक, तो उसको बोला जाता है ग्रॉस डायमीटर। तो कितना लेना है, 1.7 टाइम्स ऑफ डी नॉट के। लेकिन सेकंड केस, अगर यही आपका मशीन द्वारा कट हो, मशीन कट फ्रेम्ड एज। ठीक, तो उस केस में आपको क्या लेना है, 1.5 कर देना है बस, एज डिस्टेंस, एज या इन दोनों लिख देना। ठीक, एज डिस्टेंस कितना, 1.5 टाइम ऑफ डी नॉट, इतना लेके चलना है। ठीक, ऐसे आपका मैक्सिमम के लिए दिया गया है। सेकंड ऐसे लिख दो, मैक्सिमम क्राइटेरिया फॉर इंड एंड एज डिस्टेंस। ठीक, देखो मेरी राइटिंग बहुत खराब लग रही है, अगर जो ना समझ में आएगा पूछ लेना। ठीक, मेरे पास व्हाट्सअप नंबर दिया हूँ, सब लोग इमेज भेज के पूछ लेना। ठीक, तो मैक्सिमम यहाँ पर देखो कितना दिया जाता है आपका, 12 प्लस एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इतना प्रोवाइड करना होता है। अब यहाँ पर एप्सिलॉन, सॉरी यहाँ पर टी से मल्टीप्लाई है, 12 प्लस नहीं, 12T इंटू एप्सिलॉन। ठीक, ये आपका मैक्सिमम है। अब यहाँ टी क्या होता है, थिकनेस ऑफ प्लेट होता है, जो सॉरी थिनर प्लेट लिया जाता है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। और यहाँ एप्सिलॉन क्या होता है आपका, यील्ड स्ट्रेंथ होता है, यील्ड स्ट्रेस रेशियो होता है। अब ये क्या, इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम निकालते हैं, एप्सिलॉन इक्वल टू अंडर रूट में 250 डिवाइडेड बाई FY। अब FY सबको मालूम है, यील्ड स्ट्रेस, यहाँ लिख दो, FY क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस। ठीक, चलो अब एक लास्ट पढ़ते हैं, टैकल रिवेट, उसके बाद सॉरी टैकल बोल रहा हूँ, टैकिंग रिवेट। ठीक, उसके बाद आज का लेक्चर खत्म करते हैं। ठीक, अब उसके बाद कल भी थोड़ा सा आपका फोर्सेस कौन लगता है वो देखेंगे, उसके बाद डिजाइनिंग स्टार्ट कर दूंगा। ठीक, अभी 3 से 4 लेक्चर और लगेंगे इसमें। ठीक, तो आपका है टैकिंग रिवेट। अब ये क्या होता है, इसका मतलब स्ट्रेंथ का कोई मतलब, ये स्ट्रेंथ के लिए नहीं प्रोवाइड है, बस इसको अगर दो चीजें को जोड़नी हो, दो आपका कोई प्लेट हो, कोई चीज हो, आपका दो स्ट्रक्चर एलिमेंट है मान लो, उसको आपस में ऐसे जोड़ना हो, तो मेनली हम टैकल रिवेट का यूज करते हैं। जैसे मान लो हम ले चलो टी सेक्शन, ऐसे कुछ टी सेक्शन ले लें, ये आपका ऐसे मान लो ऐसे कुछ टी सेक्शन है, ये आपका एक है और आपका एक इस तरफ है। ठीक, आपने ऐसे ले लिया, अब इसको ऐसे मान लो ऐसे है, अब इसको आपस में ऐसे जोड़ना है, तो यहाँ पर बस इसको जोड़ने के लिए आप ऐसे टैकल रिवेट ऐसे लगा देते हैं। ठीक, तो बस इसमें टैकल रिवेट का बस यही काम होता है कि आपका क्या करना होता है, जोड़ने का काम आता है। ठीक, तो ऐसे लिख देंगे, टैकल मैं बोल दे रहा हूँ, देखो टैकिंग है, टैकिंग रिवेट आर डिफाइंड एज दोज रिवेट which are used to combine two structural element together। ठीक, दो मतलब स्ट्रक्चरल एलिमेंट को आपस में जोड़ने के लिए जो रिवेट का यूज करते हैं वो हमारा टैकिंग रिवेट होता है। अब टैकिंग रिवेट कोई मतलब लोड को नहीं कैरी करता, ठीक, बस जोड़ने के काम आता है, तो ऐसे लिख देना, टैकिंग रिवेट। कभी कभी पूछ लेते हैं ऐसे सब लोग, टैकिंग रिवेट डू नॉट कैरी
कैरी एनी स्ट्रक्चर लोड, ठीक, एनी स्ट्रक्चर लोड, ठीक। अब यहाँ पर भी मतलब होता है कि कितना आपको इसमें भी पिच प्रोवाइड, ऐसा नहीं पास पास जोड़ दिए, तो इसके लिए हमें मैक्सिमम पिच कितना जोड़ना है दिखाना है वो भी दे। अब इसमें दो, एक इन्वायरमेंट एक्सपोजर कंडीशन में है कि नहीं है, ये चीज ली जाती है, ठीक। तो लिखो मैक्सिमम पिच इफ एलिमेंट आर नॉट इन्वायरमेंट कंडीशन में आपका अगर है, ठीक, अगर मतलब अंदर कहीं आपका बना हुआ है, तब अगर इन्वायरमेंट से कांटेक्ट में नहीं है तो वहां पर आपको 12T या आपको जो होता है 300 mm, इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आपको लेके चलना है पिच की, सॉरी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम पिच लेके चलना है, ठीक। सेकेंड, ऐसे अगर आपका इन्वायरमेंट कंडीशन पे है तो लिखो मैक्सिमम पिच इफ एलिमेंट आर टू इन्वायरमेंट कंडीशन, ठीक। अगर वो इन्वायरमेंट कंडीशन में था तब वहां पर बस ये इसको आधा कर देना, कितना, 16T, देन नॉट ग्रेटर देन 16T या 200 mm, ठीक। इन दोनों में से जो मिनिमम आएगी उसको लेके चलना है, ठीक। चलो समझ में आया ना। अब देखो जो लेंथ होती है मैक्सिमम पिच की आपकी किसी लाइन में, वो टेंशन के केस में आपको 1000 mm लेके चलना है, और आपका कंप्रेशन आए तो उस केस में आपको 600 mm उतनी ही लेंथ लेके चलनी है, ठीक। तो यहाँ थर्ड आपको लिखना चाहिए, ये लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ मैक्सिमम पिच इन केस ऑफ टेंशन। अगर टेंशन आ रहा है तो वहां पर आपको 1000 mm तक ही लेके चलना है, लेकिन अगर वही सेकंड का कंप्रेशन में है, कंप्रेशन, तो वहां पर हम 600 mm तक लेके चलते हैं, ठीक। इतना लेंथ आपको मैक्सिमम पिच का प्रोवाइड करना है, ठीक। चलो सबको समझ में आया ना। अब देखो हमने बोल्ट में पढ़ा था कि जब हम वहां प्रोवाइड करते हैं बोल्ट को, सॉरी रिवेट में, जब हम रिवेट प्रोवाइड करते हैं तो कुछ क्लियरेंस देते थे ना, पीछे पढ़ा था। देखो रिवेट को एक बार खोलूं, यहाँ मैंने लिखवाया नहीं, एक बार वो लिखवा दूं। देखो यहाँ पर ऐसे क्लियरेंस प्रोवाइड, जब 25 mm से ज्यादा डायमीटर 2 mm का क्लियरेंस, अगर 25 mm से कम हो तो 1.5 mm का क्लियरेंस, ऐसे बोला था ना। तो ऐसे बोल्ट के केस में भी हम क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक। तो यहाँ देख लो, हेडिंग डाल देना ऐसे, डायमीटर ऑफ बोल्ट, डायामीटर ऑफ बोल्ट कितना रखना है। देखो यहाँ आप लिख देंगे नॉमिनल डायमीटर, नॉमिनल डाया, और यहाँ कितना क्लियरेंस देना। क्लियरेंस मतलब समझ रहे हैं ना, ऐसे जब आप रिवेटिंग करते हैं तो कुछ बड़ा सा ऐसे होल क्रिएट करते हैं, फिर उसी में रिवेट ऐसे डालते थे ना, तो ऐसे इसमें कुछ क्लियरेंस ऐसे छोड़ा जाता था, ये मैंने समझाया था ना। तो इसमें कितना क्लियरेंस देंगे, क्लियरेंस, ठीक, कितना देंगे। अगर देखो आपका अगर बोल्ट का डाया 12 से 14 mm तक है तो 1 mm तक क्लियरेंस दे देना। अगर वही 16 से लेकर 24 mm तक है तो वहां पर 2 mm का। अगर वही 24 से ज्यादा हो गया तो बस 3 mm का। एक बार पढ़ेंगे ध्यान हो जाएगा, ठीक। ओहो दिखा नहीं, चलो। तो ये आपका कुछ कितना क्लियरेंस देना है ये हो गया, ठीक। कल हम पढ़ेंगे कौन कौन से फोर्सेस आते हैं, उसके बाद स्ट्रेंथ कैसे निकाला जाता है देखेंगे, ठीक। अभी आपका ये लेक्चर जाएगा काफी, पहली यूनिट, ठीक। तो सब लोग ध्यान से पढ़िएगा। अभी तो पूरी थ्योरी चली, अभी डिजाइनिंग स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।